सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम रीड इंग्लिश के सबसे महत्वपूर्ण रीड इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के CLT पर चर्चा करेंगे। इसके लिए एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। उस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, किस किस पेपर में CLT पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है ये देखा था, और हमें पता चल गया था कि CLT पे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि CLT टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया जाए। तो शुरू करते हैं इसको बिना किसी अन्य चर्चा के। हमने आपको बताया था कि CLT एक अप्रोच है, मेथड से अलग है। मेथड में ये बताया जाता है हाउ टू टीच, पढ़ाएं कैसे, जबकि अप्रोच में ये बताया जाता है व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाएं। अलग अलग प्रकार की 3 अप्रोच अभी हाल ही में विकसित हैं। पहली स्ट्रक्चरल अप्रोच, दूसरी सिचुएशनल अप्रोच और तीसरी कम्युनिकेटिव अप्रोच। इन 2 अप्रोच पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच पे। कम्युनिकेटिव अप्रोच पढ़ने के साथ ही हम जानेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस और बन सकते हैं। लास्ट में हम ये भी देखेंगे। तो जो वर्ड कम्युनिकेटिव है, ये शब्द कहाँ से लिया हुआ है, सबसे पहले ये देखते हैं। कम्युनिकेटिव वर्ड जो है ये डिराइव्ड का मतलब लिया हुआ है। कहाँ से आया ये शब्द? एक लैटिन शब्द से आया है। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस। कम्युनिकेटिव शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से लिया हुआ है। फिर इस कम्युनिस्ट शब्द का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है टू कन्वे अ मीनिंगफुल मैसेज टू अदर्स, दूसरों तक एक सार्थक संदेश पहुंचाना। मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करना, कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, डिलीवर करना। ठीक है, ये कम्युनिस्ट शब्द का मीनिंग हो गया। हमें पता चल गया कि कम्युनिकेटिव शब्द कहाँ से लिया हुआ है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और कम्युनिकेटिव अप्रोच इज एन अप्रोच। ये एक अप्रोच है। किस चीज़ की अप्रोच है भैया? ये अप्रोच है टू लैंग्वेज टीचिंग। किस बात की? भाषा को पढ़ाने की एक अप्रोच है। और दैट एम्फेसाइज, जो अप्रोच इस बात पर जोर देती है, इस बात पे स्ट्रेस डालती है, इस बात पे फोकस करती है, इस बात को अंडरलाइन करती है। किस बात को? कि इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत, संवाद, कम्युनिकेशन। इंटरेक्शन को एज बोथ मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडी। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इस बात पे जोर देती है। किस बात पे जोर देती है? कि इंटरेक्शन ही, संवाद ही, बातचीत ही, कम्युनिकेशन ही बोथ मीन्स न केवल साधन है बल्कि अल्टीमेट गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। भाषा को सीखने का साधन और साध्य, भाषा को सीखने का साधन और लक्ष्य दोनों ही क्या है? इंटरेक्शन है, दोनों ही बातचीत है, दोनों ही कम्युनिकेशन है। आप जिस भाषा को सीख रहे हैं उस भाषा में इंटरेक्ट कर पाएं, उस भाषा में बातचीत कर पाएं, उस भाषा में डिस्कशन कर पाएं, ये इस बात पे जोर देती है CLT। तो इस बात को आप अपने दिमाग में ठीक से बैठा लें कि CLT इस बात पे जोर देती है कि न केवल साधन बल्कि साध्य भी इसका यही है कि कम्युनिकेशन किया जा सके, बातचीत की जा सके टारगेट लैंग्वेज में। अकॉर्डिंग टू CLT के अनुसार द गोल ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन, भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है, इज टू डेवलप द एबिलिटी। क्या करना है? एबिलिटी को विकसित करना है। किसकी एबिलिटी को? बच्चों की एबिलिटी को डेवलप करना है। किस चीज की एबिलिटी को? टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, कि बच्चा कम्युनिकेट कर पाए किसमें? टारगेट लैंग्वेज में। ये ही भाषा के शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा कौन कहती है? ऐसा कौन सी अप्रोच फोकस करती है? CLT कहती है कि लैंग्वेज लर्निंग का, भाषा सीखने का तो उद्देश्य ही एकमात्र ये है, भाषा सिखाने का तो उद्देश्य ही एकमात्र ये है कि बच्चे की उस योग्यता को डेवलप किया जाए जो वो कम्युनिकेट कर पाए, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए किसमें?
टारगेट लैंग्वेज में। टारगेट लैंग्वेज का मतलब होता है जिस भाषा को आप सिखा रहे हैं वो आपके लिए टारगेट लैंग्वेज है। हम बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं तो हमारे लिए इंग्लिश क्या है, टारगेट लैंग्वेज है। और सीएलटी का उद्देश्य ये है, सीएलटी के अनुसार भाषा को पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि बच्चा टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए। आगे देखिएगा, दूसरा जो बिंदु है इसमें यह है कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सीएलटी व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ टीचर। एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, उसका फंक्शन क्या होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है सीएलटी फोकस ऑन टीचर बीइंग अ फैसिलिटेटर। इस वर्ड को आपको याद रखना है। टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर है। टीचर एक सहयोगी है। फैसिलिटेटर का मतलब होता है सहयोगी। टीचर एक सपोर्टर है, किसकी बजाय, रादर देन एन इंस्ट्रक्टर। आपको ध्यान रखना है कि टीचर इंस्ट्रक्टर नहीं है। टीचर इंस्ट्रक्टर होने की बजाय क्या है, सहायक है। टीचर इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर, टीचर इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर इज ओनली ए फैसिलिटेटर। टीचर सिर्फ एक सहयोगी है, एक सपोर्टर है। बच्चे के अंदर जो एबिलिटीज हैं टीचर उनको विकसित करने में सहयोग प्रदान करेगा। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा हुआ है तो आप इस पे जरूर फोकस कीजिएगा। अगला बिंदु है, एक एक फ्रेज जो हमने इसमें नोट की है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक फ्रेज पे फोकस कीजिएगा। दिस अप्रोच इज ए नॉन मेथोडिकल सिस्टम। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। नॉन मेथोडिकल सिस्टम का मतलब होता है कि देर इज नॉट अ सर्टेन मेथड। कोई निश्चित मेथड इसमें नहीं होता है, कोई निश्चित सिस्टम इसमें नहीं होता है। किसी भी सिस्टम से आप पढ़ाइएगा लेकिन आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, टू डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन टारगेट लैंग्वेज। किसी भी सिस्टम से आप पढ़ा दें लेकिन आपका मकसद ये होगा। दैट डज नॉट यूज टेक्स्ट बुक। इंपॉर्टेंट बात है, इसमें टेक्स्ट बुक का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। किसका इंपॉर्टेंस होता है, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस होता है। आप बच्चे को टेक्स्ट बुक पढ़ाने की बजाय आप क्या करें, बच्चे की साउंड, ओरल और वर्बल स्किल्स को डेवलप करें। उसकी वर्बल यानी मौखिक बोलने की, ओरल साउंड प्रोनाउंसिएशन, इसको आप डेवलप करें। आप टेक्स्ट बुक के अलावा किसी अन्य साधन से भी कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये होना चाहिए कि बच्चे की वर्बल और ओरल स्किल्स को क्या किया जाना चाहिए, डेवलप किया जाना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दैट डज नॉट यूज, ये नॉन मैथमेटिकल सिस्टम है, दैट डजंट यूज अ टेक्स्ट बुक सीरीज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इट डजंट यूज टेक्स्ट बुक सीरीज टू टीच, क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए, द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज पढ़ाने के लिए टेक्स्ट बुक सीरीज को काम में नहीं लिया जाता है। इसकी बजाय क्या होता है, टीचर क्या करता है, रादर की बजाय वर्क ऑन डेवलपिंग साउंड। टीचर उसकी साउंड, ओरल और वर्बल स्किल्स को डेवलप करने पर काम करता है। किससे पहले, प्रियर टू यानी पहले रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग तो बाद में आती हैं। पहले बच्चे की कौन सी स्किल डेवलप होनी चाहिए, वर्बल स्किल डेवलप होनी चाहिए, ओरल स्किल डेवलप होनी चाहिए। हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें एक प्रिंसिपल आता है साउंड द फर्स्ट। सबसे पहले किसको विकसित किया जाए, बच्चे की साउंड को विकसित किया जाए, बच्चे के प्रोनाउंसिएशन को, कम्युनिकेशन को डेवलप किया जाए, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग्स आ सकती हैं। तो ये हम पॉइंट समझ गए हैं। उसके बाद देखिएगा, अब कुछ इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे जो आपको याद रखने हैं कि सीएलटी सबसे पहले इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है, सीएलटी के कंसेप्ट को किसने डेवलप किया, ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। नॉम चॉम्स्की's थ्योरी, उसकी एक थियोरी थी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ये थ्योरी किसकी थी, नॉम चॉम्स्की की थ्योरी थी। इस थियोरी में पहली बार रेफरेंस मिलता है किसका, सीएलटी का। तो सीएलटी का सबसे पहले जिक्र कहाँ होता है, सीएलटी का सबसे पहले जिक्र होता है नॉम चॉम्स्की की लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस थ्योरी में होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तो हम बता देंगे कि सबसे पहला जिक्र कहाँ होता है।
फिर क्वेश्चन आता है कि सीएलटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया, उसके लिए हम आगे देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेसिस ऑफ सीएलटी, सीएलटी का कॉन्सेप्चुअल बेसिस 1970 में किनके द्वारा, टू लिंग्विस्टिक्स थे, पहला माइकल हेलिडे और दूसरा डेल हॉम्स। आपको जो ज्यादा याद रखना वो कौन सा, डेल हॉम्स रखा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेल हॉम्स का ऑप्शन दिया जाता है। डेल हॉम्स वाज द फर्स्ट मैन टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ सीएलटी। क्लियर है, ये दो लोगों ने इसके बारे में बताया। माइकल हेलिडे ने बताया कि हाउ लैंग्वेज फंक्शंस आर एक्सप्रेस थ्रू ग्रामर, तो उसने ग्रामर के बारे में चर्चा की। जबकि इट वाज डेल हॉम्स थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ए वाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, एक विस्तृत कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का जो आइडिया दिया वो कौन थे, डेल हॉम्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेल हॉम्स, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद अपन देखेंगे कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो वर्ड है ये एग्जाम में अक्सर पूछा हुआ है। कौन कौन सी चीजें हैं जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के दायरे में आती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के दायरे में आते हैं। तो ये चार हिस्से हैं, चार कंपोनेंट हैं, चार पार्ट हैं, इनको आपको याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है देखिएगा, माइकल कैलेंस और स्वेन, इनका नाम याद रखना हो तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने डिफाइन किया किसको, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को, दक्षता, कॉम्पिटेंस होती है दक्षता, इन टर्म्स ऑफ 4 कंपोनेंट्स, चार हिस्सों में। चार हिस्से उन्होंने बताए कि ये चार पार्ट जो हैं ये किसके दायरे में आते हैं, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आते हैं। ये चार चीजें होंगी किसी आदमी में, तब वो क्या माना जाएगा, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंट माना जाएगा। पहली कौन सा हिस्सा देखिए, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, उसकी ग्रामर में दक्षता होनी चाहिए। अक्सर ये गलत हो जाता है कि बच्चा जब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पढ़ता है, सीएलटी पढ़ता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग पढ़ता है, तो उसको कहा जाता है कि भी ग्रामर पे कम फोकस होता है, इसका लेस फोकस ऑन ग्रामर। तो लेस तो होता है, कम तो होता है, लेकिन उसमें ग्रामर की कॉम्पिटेंस होनी तो चाहिए, तभी तो कम्युनिकेट कर पाएगा। किसी भी भाषा को आप ग्रामर के बिना बहुत अच्छे ढंग से बोल नहीं पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये एक हिस्सा है उसका है। दूसरा है सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, सामाजिक भाषाई दक्षता भी उसमें होनी चाहिए। भाषा को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कैसे यूज किया जाए ये उसको पता होना चाहिए, तभी वो ठीक ढंग से कम्युनिकेट कर पाएगा। तीसरा बिंदु है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, रणनीतिक दक्षता उसमें होनी चाहिए। और चौथा है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, डिस्कोर्स का मतलब होता है डिस्कशन, संवाद, संवाद की दक्षता भी उसमें होनी चाहिए। आपके पास सारी चीजें हैं लेकिन आपको कम्युनिकेट करना आना तो चाहिए ही, आपको डिस्कशन करना आना चाहिए। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको समझनी है, जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आगे देखिएगा, कम्युनिकेटिव, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भाई, हमने एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे उनको जो की तो लाइन उठा के लिख लिया है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है इसने कौन सी अप्रोच को रिप्लेस किया था, यानी कौन सी अप्रोच के बाद में ये अप्रोच आई थी, तो वो थी सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग के ऊपर जो डेवलपमेंट हुआ तब कौन सी आई, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आई। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा क्या कहा हुआ है, लैंग्वेज कुड नॉट बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड बाय ग्रामर एंड सिंटैक्स, लैंग्वेज को ठीक ढंग से समझा नहीं जा सकता है, ठीक ढंग से समझाया नहीं जा सकता है सिर्फ किससे, ग्रामर और सिंटैक्स से। सिंटैक्स होती है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, सिंटैक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, और ग्रामर, इस मात्र से किसी भी भाषा को ठीक ढंग से समझाया नहीं जा सकता। तो फिर किससे समझाया जा सकता है, बट इन रियल इंटरेक्शंस, किसी भी भाषा को ठीक ढंग से समझने के लिए उसको रियल इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, रियल इंटरेक्शंस वर्ड ठीक लिख दो यहाँ, रियल इंटरेक्शंस में, वास्तविक संवाद के दौरान ही किसी भाषा को ठीक ढंग से समझा जा सकता है। ये कुछ चीजें हमने यहाँ देखी हैं इसमें। फिर इन तीन लोगों ने, टीम डेविड हेनरी ने डेवलप दिस अप्रोच, इस अप्रोच को विकसित किया किसके रूप में, नेशनल फंक्शनलिज्म एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। आपको याद रह जाए तो वो ठीक है, नहीं कोई ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
डॉग्मे लैंग्वेज टीचिंग मोमेंट, ये भी एक टीचिंग मोमेंट है। ये भी किससे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉग्मे लैंग्वेज टीचिंग मोमेंट किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे कि ये किससे रिलेटेड है, सीएलटी से रिलेटेड है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड है। इसका मकसद भी क्या है कि कन्वर्सेशन को, रियल कन्वर्सेशन को फोकस किया जाए, ये इसका मकसद है। द एम ऑफ डॉग्मे अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग इज टू फोकस ऑन रियल कन्वर्सेशन, वास्तविक बातचीत पे फोकस किया जाए अबाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट व्यवहारिक सब्जेक्ट्स में, वेहर कम्युनिकेशन इज द इंजन ऑफ लर्निंग, कम्युनिकेशन लर्निंग का इंजन है। जब आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले क्या सीखा जाए, इंजन किसको बनाया जाए, किसको, कम्युनिकेशन को इंजन बनाया जाए, ये बात इसमें कही हुई है। आगे देखिएगा, द अप्रोच इज, छोटी छोटी चीज़ें हमने इसमें नोट की हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दिस अप्रोच इज द एंटीथेसिस ऑफ सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग की एंटीथेसिस है, उसकी विपरीत है, जो एम्फेसाइज करती है, कौन, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग किस पे एम्फेसाइज करती है, लर्निंग थ्रू टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के जरिए पढ़ने, जबकि सीएलटी क्या करती है, टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती है, एंड प्रियोरिटाइज ग्रामर ओवर कम्युनिकेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये किस तरीके से सिचुएशनल अप्रोच से डिफरेंट है, तो सिचुएशनल अप्रोच जो है वो एम्फेसाइज करती है किस पे, लर्निंग थ्रू टेक्स्ट में, और किसको प्राथमिकता देती है, ग्रामर को, किसके ऊपर, कम्युनिकेशन की, जबकि सीएलटी क्या करती है, कम्युनिकेशन को प्राथमिकता देती है किस पे, ग्रामर में। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अभी तक हमने ये देखा कि भाई कौन सी दो चीजें, सॉरी, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन या ग्रामर। तो हमें पता चला कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, हमारा मकसद क्या है, कम्युनिकेशन को डेवलप करना है। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्लास में कौन सी वो एक्टिविटीज हों जिनके जरिए कम्युनिकेशन को डेवलप किया जा सके, कम्युनिकेटिव स्किल्स को डेवलप किया जा सके। तो देर आर 6 एक्टिविटीज, 6 एक्टिविटीज हैं लिस्टेड एक्सप्लेन बिलो, जो नीचे समझाई हुई हैं, कॉमनली यूज्ड इन सीएलटी क्लासरूम्स। 6 एक्टिविटीज सीएलटी क्लासरूम में यूज होती हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो सीएलटी क्लासरूम में यूज होती है, इनमें कौन सी एक्टिविटी है जिसके वजह से, जिसके माध्यम से आप पे सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को क्लास में यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो 6 एक्टिविटीज इसमें बताई हुई हैं। पहली जो एक्टिविटी है वो है रोल प्ले। कौन सी एक्टिविटी है, रोल प्ले, बच्चों को रोल प्ले के माध्यम से अलग अलग उनको रोल दिया जाए। तो रोल प्ले इज एन ओरल एक्टिविटी, ये ओरल एक्टिविटी है, यूजुअली डन इन पेयर्स, क्लास में बच्चे एक दूसरे का रोल करते हैं, कोई टीचर का रोल करता है, अलग अलग से रोल करते हैं, तो ये पेयर्स में होती है। हुज मेन गोल, इस रोल प्ले एक्टिविटी का जो मेन गोल होता है डेवलप स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन एबिलिटीज, स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन एबिलिटीज को डेवलप करना इन सर्टेन सेटिंग, सेटिंग का मतलब एनवायरमेंट होता है। दूसरी एक्टिविटी कौन सी हो सकती है, इंटरव्यूज करके। आप सब लोगों ने इंटरव्यू फेस किए होंगे, आप जानते हैं कि इंटरव्यू के लिए एक अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। एन ओरल एक्टिविटी, ये भी ओरल एक्टिविटी है, डन इन पेयर्स, मेन गोल इज टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल स्किल्स, बच्चों की अंतर्व्यक्तिक स्किल्स को डेवलप करने का एक महत्वपूर्ण साधन क्या है, इंटरव्यू है। तो क्लास में आप इन चीज़ों को काम में ले सकते हैं। तीसरी जो एक्टिविटी है वो ग्रुप वर्क, ये कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है, यानी सहयोगात्मक। कोलैबोरेटिव कब होता है, जिस एक्टिविटी में 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं उसको कोलैबोरेटिव एक्टिविटी कहते हैं। तो ग्रुप वर्क, टू फॉस्टर कम्युनिकेशन, ये फॉस्टर का मतलब डेवलप होता है, डेवलप कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए ये कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है, सहयोगात्मक एक्टिविटी है, इन अ लार्ज ग्रुप सेटिंग, एक बड़े से ग्रुप में बच्चों को सहयोग से काम करने के लिए कह दिया जाए, ग्रुप में काम करने के लिए कह दिया जाए, तो वो आपस में बातचीत करेंगे, प्लान्स बनाएंगे, प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन गैप। इंफॉर्मेशन गैप क्या है, किसी एक सूचना को उनके पास नहीं होती है और 10 लोग हैं, 10 में से वो सूचना उनको
पूछ के उनसे पता करना होता है, उनसे जाननी होती है। तो ये भी एक माध्यम है जिससे बच्चा दूसरे बच्चों से कम्युनिकेट करता है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। तो इंफॉर्मेशन गैप एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है ये भी। पर्पस क्या है इसका? फॉर स्टूडेंट्स टू इफेक्टिवली ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना दैट वाज प्रीवियसली अननोन टू देम, जो पहले उनके पास नहीं थी। तो ये भी एक नहीं। ओपिनियन शेयरिंग, अपने विचार दूसरों तक शेयर करना। ओपिनियन का मतलब होता है अपने विचार। ए कंटेक्स्ट बेस्ड एक्टिविटी है ये। कंटेक्स्ट का मतलब किसी एक संदर्भ दे दिया कि इस संदर्भ पे, इस पॉइंट पे आपको अपने विचार शेयर करने हैं। इसका पर्पस भी क्या है? टू इन्हांस स्टूडेंट्स कन्वर्सेशनल स्किल्स, बच्चों की कन्वर्सेशनल स्किल को डेवलप करना। वाइल टॉकिंग अबाउट समथिंग दे केयर अबाउट, उस चीज़ के बारे में बात करके जिसके बारे में वो केयर करते हैं। और लास्ट है स्क्वेंजर हंट, ये गेम होता है, मिंगलिंग एक्टिविटी, आपस में बच्चे मिलके, दैट प्रमोट्स ओपन इंटरेक्शन, जिसमें बच्चे ओपन इंटरेक्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जी थी जो क्लास एक्टिविटी के रूप में काम में ली जाती हैं। मैं सोच रहा था कि वीडियो में आज इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। इसके लिए एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।